Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma. In today's session, we are working on the in-text questions for periodic table that are given on page number 10. Now, these questions are a lot. I think they are about 21 or 22. But in today's session, we'll be working on the first 15 of them, and in the next session, we'll be covering up the rest of them. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे सेशन इज कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते या फिर आपने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर नहीं अंडरस्टैंड किया है अभी तक, तो प्लीज आप पहले वीडियोस पे जाएं, आप पहले कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि आज के सेशन में हम कोई भी कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं समझेंगे. आई मे गिव यू अ ब्रीफ फॉर वन और टू, बट कोई भी कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस आज नहीं करेंगे. सो इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट, तो आपको लगेगा कि सिर्फ आंसर्स ही डिस्कस हो रहे हैं एंड यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. सो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है या अभी तक नहीं समझ में आया है, सो प्लीज गो बैक ऑन दैट स्पेसिफिक वीडियो. पहले आप उसका रीकैप लें एंड देन यू कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो. ठीक है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो एज आई ऑलवेज से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो भाई आईसीएससी वालों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक साइज, स्टेट इट्स यूनिट. सो एटॉमिक साइज होता है, मान लीजिए हमारा एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स हैं. तो जो भी हमारा डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का, जो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमें एटॉमिक साइज बताता है. ठीक है. and it is state its unit, it is measured in angstrom and picometer. अब angstrom और picometer का भी आप वैल्यू देख सकते हैं कि 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meters and 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meters. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, give the trends in atomic size on moving down the group and across the period left to right. Now whenever we go down the group, so down the group अगर हम atomic size की बात करें, so let me just draw it a little bit here. So if this is your first atom, whenever you go down the group, so down the group जाने में हमेशा आपका साइज बढ़ता जाता है. क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. व्हेन यू गो अक्रॉस अ पीरियड, सो अक्रॉस अ पीरियड आपका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता जाता है, एक्सेप्ट लास्ट में जो नोबल गैसेस हैं वो आपके ग्रुप 17 से हल्की सी बड़ी होती है. बट इफ दे जस्ट आस्क यू कि रेगुलर आपका ट्रेंड पूछा जाए, सो इन दैट ट्रेंड यू विल सिंपली से दैट अक्रॉस द पीरियड इट डिक्रीजेस. आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. The atomic size of an atom increases when we go down the group from top to bottom, and it decreases as we move from left to right in a period. ठीक है. Now students, periodic table के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बहुत हेल्पफुल डिसीजन रहेगा आपका अगर आप पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 to 30 एलिमेंट्स आप याद कर लें. मिनिमम 20 तो याद कर ही लें, 10 और फालतू कर लेंगे तो आप ही का फायदा होगा. ठीक है. क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल साइड में बना लिया, तो आपके क्वेश्चंस विद इन सेकंड सॉल्व हो जाते हैं. अगर आप बिना याद करे बाय इमेजिनेशन या बाय तुक्का आप करेंगे, तो एक तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरी बात आपकी गलती करने के चांस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, arrange the elements of second and third period in increasing order of their atomic size. तो अभी हमने डिस्कस किया कि atomic size when we are going across a period, तो हमारा साइज छोटा होता जाता है. एंड इट इज आस्किंग कि आप थर्ड पीरियड एंड आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को अरेंज करें. ठीक है. तो दिस इज द आंसर, बट बिफोर दैट, इफ यू डू नॉट नो कि आपका पीरियोडिक टेबल आपको याद कैसे करना है, या आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यू वांट टू क्विकली राइट द पीरियोडिक टेबल, तो हाउ वुड यू डू दैट? आई थिंक आई हैड एन इमेज अटैच्ड ऑफ द पीरियोडिक टेबल.
मैं उसके साइड में ही बनाऊंगी ताकि आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाए। हियर इट इज। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है। सो हाउ डू आई टीच इट इज हा ही ली दे बक नॉफ नी। और यहाँ मैंने बीच में स्पेस छोड़ी है और ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल्स, बट जरूरी नहीं है आप छोड़े, अभी आपको जरूरत नहीं है। सो हा ही ली बे बक नॉफ नी ना मांगो एल्यूमिनियम से पीला सिक्का अरे काका। हा ही लीबे बक नौफनी ना मांगो एल्यूमिनियम से पीला सिक्का अरे काका। ठीक है। सो आपको जो ट्रेंड या जिस तरीके से आपको समझ में आता हो आप वैसे याद करें, बट दिस इज अ वेरी गुड वे, ये मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इट वर्क्स आउट। ठीक है। बट वट एवर वर्क्स फॉर यू आप वैसे करें। नाउ कमिंग बैक ऑन दैट क्वेश्चन, अब उन्होंने हमसे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करी है। ओके, तो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड की बात करिए। इफ वी क्विकली राइट इट, सो हा ही ली बे बक नी ना मांगो एल्यूमिनियम। The space is not perfect here. जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता है वो यहाँ का पार्ट ऑफ द वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, तो आप इस केस में आप डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3, और आपको बस इन्हीं एलिमेंट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ सेटअप करना है। एंड इट क्लियरली सेड एक्सक्लूडिंग नोबल गैसेस कि, बट इसका मतलब यह है एक्सक्लूडिंग नोबल गैसेस मतलब ये वाला पार्ट यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ना तो नियॉन आएगा ना तो आर्गन आएगा। इफ दे से कि नियॉन और आर्गन मतलब एक्सक्लूडिंग उन्होंने नहीं बोला तो आप इन्हें कंसिडर करेंगे, पर अगर उन्होंने बोला है कि एक्सक्लूडिंग नियॉन गैसेस तो आप उन्हें नहीं कंसिडर करेंगे, नहीं लिखेंगे। सो हमने स्टार्ट किया फ्लोरीन से क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सबसे छोटा तो हमारा इस साइड पे हुआ, सबसे छोटे एलिमेंट्स हमारे इस साइड पे, और अब इधर से हम उल्टा चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। तो अब क्योंकि नोबल गैसेस हमारी जनरली सेकंड पोजीशन पे आती हैं, ग्रुप 17, ये वाला जो ग्रुप 17 है ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद आपकी नियॉन गैसेस आती हैं, उसके बाद आपका रेगुलर ट्रेंड आता है। इसी वजह से जो मैंने ट्रेंड यहाँ लिखा था वो उसी को कंसिडर करते हुए लिखा था, बट सिंस उन्होंने कहा एक्सक्लूड कर दो नियॉन गैस को, तो आप सिंपली ग्रुप 17 से ग्रुप 1 तक डायरेक्टली उल्टा लिख देंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, why is the size of first neon greater than fluorine, second sodium is greater than magnesium। तो पहला क्वेश्चन तो वही हो गया जो मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया। ठीक है, कि जो हमारा नियॉन है वो फ्लोरीन से मतलब जो ग्रुप 17 है उससे स्लाइटली बड़ा होता है। तो स्लाइटली बड़ा क्यों होता है, क्योंकि जब हम साइज छोटा होने की बात करते हैं एटम्स का, तो एज वी आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जाते हैं, और जो सेंटर में हमारा हेड ऑफ द फैमिली का होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ता जाता है। तो वो पूरा का पूरा जो आउटर मोस्ट शेल है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रखता है। आ रही है बात समझ? नाउ एज वी मूव अलोंग और लास्ट में नियॉन गैसेस आती हैं, नियॉन गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूरा है, तो अगर वो उसको ज्यादा अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिपल्शंस भी हो जाती हैं। ठीक है, एंड सिंस द ऑक्टेट इज कंप्लीट,
एंड देयर इज नो नीड फॉर अ क्लोजर अट्रैक्शन, तो जो न्यूक्लियर पुल है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहता है, इट इज नॉट एबल टू होल्ड इट वेरी क्लोज। ठीक है, तो इस वजह से उसका साइज हल्का सा बड़ा हो जाता है कंपेयर टू फ्लोरीन, जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, लेट्स रीड द आंसर। The size of neon is bigger compared to fluorine because the outermost shell of neon is complete. As a result, the effect of nuclear pull over the valence shell electrons cannot be seen. Hence, the size of neon is greater than that of fluorine. आगे बात समझ। नेक्स्ट इज सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ठीक है, अब अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें और अपने छोटे से प्यारे से पीरियोडिक टेबल पे वापस आए, तो यू कैन कंपेयर सोडियम एंड मैग्नीशियम राइट हियर। ठीक है, अब व्हाई इज सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम? क्योंकि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, तो जो न्यूक्लियर पुल है वो बढ़ता जाता है। हेड ऑफ द फैमिली डू नॉट वांट कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही वॉन्डर ऑफ हो जाएं। हेड ऑफ द फैमिली इलेक्ट्रॉन्स को पास में रखना चाहता है, वो हमारे न्यूक्लियस के क्लोज रखना चाहता है ताकि वी डोंट लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो लेट्स रीड द आंसर। since atomic since atomic number of magnesium is more than sodium but the number of shells are the same, the nuclear pull is more in case of magnesium atom, hence its size is smaller than sodium. Alright students, so let's come on question number 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में दे आर आस्किंग विच इज ग्रेटर इन साइज, एन एटम और अ केटायन। ठीक है, अब एटम मान लीजिए आप कोई भी रेगुलर आप एटम ले रहे हैं। जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक द पेंसिल गॉट डिस्कनेक्टेड। सो लेट्स से आप कोई भी एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम, लेट मी टेक एन एग्जांपल कि लेट्स से आप सोडियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सोडियम एटम इज जस्ट लाइक दैट, बट आपका जब सोडियम केटायन बनेगा तो केटायन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज, सो दैट वुड बी Na+। अब इन केसेस में क्या होता है, विच इज ग्रेटर इन साइज, सो क्या होगा कि सिंस इट इज मोर पॉजिटिव इन नेचर, तो जो आपके आउटर मोस्ट शेल है वो उसको और क्लोजली पैक करने की कोशिश करेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियर पुल मतलब हेड ऑफ द फैमिली का कंट्रोल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, तो जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल होगा वो उसको और क्लोजली पैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो सोडियम वुड बी अ रेगुलर वन, उसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सो आपका बेसिक साइज जो भी होता है। बट जैसे ही वो केटायन बना, केटायन बनते ही न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए। लेट्स रीड द आंसर। एन एटम इज ऑलवेज बिगर देन cation is formed by the loss of electrons, hence protons are more than electrons in a cation, so the electrons are strongly attracted by the nucleus and are pulled inwards। जब भी कोई भी केटायन होगा वो अपने एटम से हमेशा छोटा होगा साइज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन एटम और एन एनायन। अब अगर आप एनायन की बात करें, नाउ लेट्स से यू हैव क्लोरीन और आप एनायन की बात कर रहे हैं, तो एनायन इज इनपुट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो रहा है तो उस केस में जो हमारा न्यूक्लियर पुल है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है या थोड़ा सा लाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बेसिक है। अब समझते हैं कि लिखा क्या है हमने, या एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। सो एन एनायन इज बिगर देन एन एटम सिंस इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and the number of electrons are more than that protons. The effective positive charge in the nucleus is less, so less inwards pull is experienced, hence the size expands। अगला क्वेश्चन है Fe2+ या Fe3+ में विच वन इज ग्रेटर। तो जो Fe2+ है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हुए, पर जो Fe3+ है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर चुका है
तो उसके 3 प्रोटॉन ज्यादा हैं। तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका साइज छोटा होगा, वो और स्ट्रांगली उसको और स्ट्रांगली पुल करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज किसी भी मतलब किसी भी आयन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा उसका साइज। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को और क्लोजली पैक करेंगे। Let's read it. So Fe2 plus is bigger than Fe3 plus since Fe2 plus has more number of electrons than Fe3 plus and hence the inner pull by nucleus is less strong on it as compared to the pull on Fe3 plus. जब भी आप ये वाले आंसर्स लिखेंगे आप कोई भी एक कंपैरिजन का फैक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का यूज किया, बट इस रिटन एक्सप्लेनेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो भी चीज में आप ज्यादा कंफर्टेबल है आप वो एक टाइप का एक्सप्लेनेशन यूज कर सकते हैं फॉर ऑल दीज आंसर्स। चाहे आप प्रोटॉन्स को दिमाग में रखते हुए एक्सप्लेन करें या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को दिमाग में रखते हुए एक्सप्लेन करें। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इसका नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन का which has higher electron affinity, फ्लोरीन और नियॉन। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? लेट्स से कि आपका कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से आपके पास क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो जो एनर्जी, जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, तो जब आपकी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है या मतलब एक्सेप्ट होता है तो उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जो एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? ऑफ कोर्स हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्योंकि नियॉन को तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है। नियॉन तो हमारा नोबल गैस है, सो नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप ऐड करोगे भी तो कहाँ ऐड होगा, जगह नहीं है। सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नियॉन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्योंकि जब आप वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी। देन वी कम ऑन द सेकंड थर्ड पार्ट। दे आर आस्किंग अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। हमें इन चारों का, सॉरी इन तीनों का, दिस इज और इन तीनों का मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। Now since they are part of the same group, so as we come down the group, तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है। मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? The ability to lose electrons is your metallic character। ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका निकलना इजी हो जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। सो दिस इज व्हाट द रेंज इज गोना बी। लिथियम विल हैव द लीस्ट, फिर सोडियम, फिर हमारा पोटेशियम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेइंग इस पूरी रेंज को वी हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ओके, लेट मी गेट टू आवर चार्ट। सो अब हमारा चार्ट यहाँ पे है एंड दे वर आस्किंग अबाउट लिथियम, बेरिलियम। आई थिंक दे वर ऑल इन सेकंड पीरियड। लेट मी टेक अ लुक एट देम अगेन। यस, सो ऑल ऑफ देम आर इन द सेकंड पीरियड। सो अगेन अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है और आप एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल साइड में बना लेंगे, क्योंकि हमारी जो इन्होंने रेंज दी है वो आगे पीछे दी है, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता होगा आप डायरेक्ट उससे अरेंज करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने आगे पीछे दिया है, जस्ट पिक देम, अपने पीरियोडिक टेबल में डालें और जो भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर की मेटालिक कैरेक्टर बनता है आप वैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स कम बैक हियर। ओके, सो अब क्या होता है कि एज वी आर गोइंग अक्रॉस अ पीरियड, सो क्योंकि हमारा साइज छोटा होता जाता है एटम का, तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। क्योंकि मैंने आपसे भी कहा था मेटालिक कैरेक्टर कब ज्यादा होता है, जब इलेक्ट्रॉन को देना आसान है। पर जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड आते हैं
तो उस केस में हमारा जो एटम का साइज है वो छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियस का जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका होल्ड बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल होता जाएगा। सो अक्रॉस अ पीरियड आप आएंगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो अगर आपको इंक्रीजिंग में लिखना है तो आप ग्रुप 17 से लिखना स्टार्ट करेंगे। सो ग्रुप 17 से लिखना हमने स्टार्ट किया, सो दैट विल बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम। ये आपकी रेंज आ गई। नाउ नेक्स्ट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब हम अपने पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो हमारा ग्रुप 17 16 जो हमारे लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे एंड में है, उनका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होता है, और जो हमारे मेटल्स हैं ऑफकोर्स वो मेटालिक कैरेक्टर है। तो एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड, तो अक्रॉस अ पीरियड जाने में हमारा जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ग्रुप 17 से ही स्टार्ट करेंगे और वापस आएंगे ग्रुप 1 तक, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो यू विल हैव क्लोरीन, then sulfur, then phosphorus, silicon, aluminum, then magnesium and then sodium, ठीक है। ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, कहाँ से लिखना पड़ेगा आपको आंसर, उस पर बहुत ध्यान देना, वरना पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम थोड़ा सा स्पीड पे सब करते हैं यहाँ से। दे आर सेइंग स्टेट द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी हुई कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से कर दिया तो मैं रिएक्टिव हूँ। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी हुई कि अगर मैंने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया तो मैं रिएक्टिव हूँ। तो अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो पहले जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं और हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, सो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर हमारे तीन इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में। तो जैसे जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, और फिर बीच में आ गए हमारे चार इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, ना तो डोनेट कर पा रहा है ना तो एक्सेप्ट कर पा रहा है, शेयरिंग में जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और उसके बाद इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके लिए एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, एक्सेप्ट जल्दी कर लेगा, और फिर धीरे धीरे लास्ट तक आते आते एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इसीलिए रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट और फिर इंक्रीज होती है, ठीक है। सो अक्रॉस अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो अगर हम मेटल्स की बात करें, शेल्स बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस as the tendency to lose electrons increases down the group. Now, a metal M forms an oxide having the formula M2O3. It belongs to third period. Write the atomic number and valency of the metal. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब सबसे पहले हम इस चीज में ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको क्या क्या पता चल पा रहा है। सो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी है M2O3। अगर M2O3 है तो इसका मतलब इट शुड बी M3 प्लस NO2 माइनस। M3 प्लस आ रहा है, आई बात समझ, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रखे हैं, ठीक है। ये एक आपका कैटायन है और इसने आपके थ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रखे हैं। सो इससे क्या क्या पता चल रहा है, और इन्होंने बोला थर्ड पीरियड में है, सो थर्ड पीरियड में है दैट मीन्स इट शुड बी समवेयर इन दिस पीरियड। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके, ठीक है। तो थर्ड पीरियड से हमें सबसे पहले पता चला कि एटलीस्ट 3 शेल होंगे। सो 3 शेल्स का डैश लगा लो, 1 2 3, पीरियड 3 है तो 3 शेल्स होंगे, और 2 8 तो पहले 2 शेल्स में हो गई,
और क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रखे हैं तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, ठीक है, तभी तो उसने बॉन्ड बनाया होगा। सो 283 हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई। सो 283 से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई एटॉमिक नंबर ना 13 होगा, तो इसका मतलब हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। और वैलेंसी हमारी क्या हुई, 3। आई बात समझ? अच्छा, इसी को मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसे रीड करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। An element X belongs to third period and 17th group. तो थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप, तो थर्ड पीरियड हो गया ये, 17th ग्रुप हो गया हमारा ये वाला। तो क्या आ रहा है हमारे क्रॉस सेक्शन पे, क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज अपना पीरियोडिक टेबल बनाना आना चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई क्लोरीन इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट। सो क्लोरीन का हमारा जो एटॉमिक नंबर है 17 है, 287 हो गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हो गए। नेम ऑफ द एलिमेंट, क्लोरीन। नेम ऑफ द फैमिली इन विच इट बिलोंग्स, halogens. Write the formula of the compound form when X reacts with Y13 2. So अभी इसमें आते हैं। ये हो गया हमारा क्लोरीन और हमारा Y13 2, 13 में 13 पे है क्या हमारा, एल्यूमिनियम। सो दूसरा हो गया हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इससे हमारा क्या बनेगा, क्योंकि दिस इज, आप अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पर जो हमारा एल्यूमिनियम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। तो वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा AlCl3। वो तीन क्लोरीन्स को यूज करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो इस तरीके से शेयरिंग करेगा। ठीक है, सो AlCl3 शेयरिंग करेगा या डोनेट करेगा, ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अभी के लिए बस इतना समझें कि क्योंकि एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टेक्निकली एवरी क्लोरीन विल बी एबल टू कनेक्ट विद इट। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लोरीन उसका सिर्फ एक ही वैलेंसी को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो इसीलिए AlCl3। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी तो 1 है, और जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी आपकी +3 है, तो क्या हुआ, AlCl3। या तो आप ऐसे लिखे या मैं उल्टा लिख के दिखा देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। सो Al की 3+ है, क्लोरीन की -1 है, सो ये नीचे आ गया इसके, सो AlCl3 ये इसके नीचे आ गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर बिल्कुल ही बेसिक समझना है तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो भाई उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्या कितनी वैलेंसी है, वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैलेंस से भी कर सकते हो, जैसे आपको सही पड़े। Question number 10. The given table shows elements with same number of electrons in its valence shell. So आपके पास elements हो गए A, B and C, और आपको melting points दे रखे हैं। They are saying in the same number of electrons in its valence shell. Same number of electrons है अगर valence shell में, तो हमारा down the group discussion हो रहा है। Now whether these elements belong to the same group or period. क्योंकि number of electrons valence shell में same है, तो इसका मतलब हम down the group की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। अब जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं और आपको इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर डालना है, तो इट विल बी सिंपल, आप ए से स्टार्ट करेंगे, ए सी एंड बी। नाउ दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड नॉट द सेम पीरियड, ये वाला हो गया। एंड देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर, व्हेन वी कम डाउन द ग्रुप, तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो तो डिक्रीज होता है, और जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, सो क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, सो जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप ये मेल्टिंग पॉइंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो वील स्टार्ट फ्रॉम ए। ए का हमारा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो हम उल्टा स्टार्ट करेंगे।
सो वील स्टार्ट फ्रॉम बी के बाद आपका नेक्स्ट आया 97 वाला, सो दैट विल बी सी, और लास्ट में आपका आया ए, इंक्रीजिंग कैरेक्टर। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने कम दिया है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आपके प्री बोर्ड्स में जरूर आता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? ओके, so what do we have here? We have sodium, potassium, magnesium, aluminum. ठीक है, so group 1, group 2, group 13, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद आपका जो पोटेशियम है वो आपका ग्रुप 1 के नीचे आ रहा है। ठीक है, सो अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप ना दो दो चीजों में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप सोडियम और पोटेशियम की पोजीशनिंग कंपेयर करें। सोडियम आपका ये रहा, लेट मी यूज अ रेड कलर। सोडियम आपका ये रहा, पोटेशियम आपका ये रहा। अगर सोडियम और पोटेशियम में आप साइज की बात करें तो पोटेशियम का साइज ज्यादा होगा। उसके बाद पोटेशियम मैग्नीशियम को कंपेयर करें, पोटेशियम और मैग्नीशियम में भी पोटेशियम का साइज ज्यादा होगा क्योंकि वो नेक्स्ट पीरियड में आ जाता है। एंड द सेम गोज विद एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो ऐसे क्वेश्चंस में, हमेशा पोजीशनिंग चेक करें, दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें, सबको एक साथ कंपेयर मत करना, दो दो को कंपेयर करते चलना। ठीक है, विच हैज द लार्जेस्ट साइज? ब्रोमीन, आयोडीन, या आयोडीन का आपका जो एनायन है, या क्लोरीन? सो हमें पता है कि एनायंस का साइज हमेशा ज्यादा होता है एटम से। ठीक है, तो आपका आंसर होगा आयन, आयोडीन का एनायन। मैं आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जस्ट इन केस अगर आपको ये ब्रोमीन और क्लोरीन ना होता, कोई और एलिमेंट होता, तो क्या करते? सो लेट्स कंपेयर ब्रोमीन, सॉरी लेट मी पुट देम जिस तरीके से वो एग्जाम में लिखाएंगे। सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सबसे पहले इस एनायन को हटा के आप सबसे पहले बाकियों को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो जब आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कंपेयर किया, तो जब हमारा लार्जेस्ट साइज होगा वो हमारा आयोडीन का लार्जेस्ट साइज होगा। अब आप कंपेयर करो आयोडीन और आयोडीन का आयन जो भी दे रखा है, तो आपका आयन दे रखा है एनायन, तो इन दोनों में फिर आपका एनायन का साइज ज्यादा होगा। अगर आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर इसके अलावा कुछ होता, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि क्लोरीन है और क्लोरीन का आपका एनायन है और फिर आपको कंपेयर करना है, तो उस केस में आपका आंसर आयोडीन होता। तो आपको ये भी कंपेयर करना पड़ेगा कि जो आपके एटम्स दे रखे हैं और जो उनके आयंस दे रखे हैं उनकी पोजिशनिंग क्या है। पहले आप अपने एटम्स को कंपेयर करें, उसके जो आपके एलिमेंट्स हैं, उसके बाद आप आयंस को कंपेयर करें। ठीक है, now the metals of group 2 from top to bottom are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Which one of these elements will form ions most readily and why? अब आयन बनाना सबसे आसान किस बेसिस पे होता है? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई सारे मेटल्स हैं। मेटल्स के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है रिएक्ट करना अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, सो इसका मतलब, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन तब आसान होगा इफ वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन का एटम का साइज बढ़ता जाएगा, डोनेशन आसान होती जाएगी। सो इस केस में भी हम वही करेंगे। सो विच ऑफ दीज विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडिली? सो उस केस में भी अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल कंपेयर करें, सो आप पीरियोडिक टेबल में आप पोजीशनिंग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं, और उसके बेसिस पे जो भी सबसे नीचे होगा आपके ग्रुप में, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। So in this case, barium will form ions most readily as the outermost valence electron, which experiences the least force of attraction by positively charged nucleus, can be given away readily to form cations. ठीक है, आसानी से डोनेट कर पाएगा। अब आप अपने प्योरिटी टेबल से कंपेयर करिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा, या फिर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं psclasses@gmail.com। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेट द कॉमन फीचर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
कॉमन फीचर ये होगा कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं आपका, सॉरी नंबर ऑफ शेल्स ही बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे एज यू मूव डाउन द ग्रुप, शेल्स बढ़ते जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अगर आपका ग्रुप 1 है तो 1 ही रहेगा मेटालिक कैरेक्टर, ग्रुप 2 में 2 रहेंगे मेटालिक कैरेक्टर। Now, question 14. Write the number of protons, neutrons, and electronic configuration of these two elements. Also state their position in the periodic table. So, let's start with the first one. So, सबसे पहला हो गया आपका पोटेशियम, 39 है आपका एटॉमिक मास और 19 है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो हमारे प्रोटॉन्स निकाल लीजिए, प्रोटॉन्स हो गए 19, न्यूट्रॉन्स हो गए 39 माइनस 19 20, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, प्रोटॉन्स निकाल दिए, न्यूट्रॉन्स निकाल दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हो गई आपका 19 है ना, सो 2 8 8 1, ठीक है। सो 2 8 8 1 हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, स्टेट देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमें पोजीशन इसी से पता चल जाएगी कि 1 2 3 4, चार आपके क्या है, चार शेल्स हैं, तो क्या होगा सोचो, चार शेल्स हैं तो फोर्थ पीरियड, वन एटम इन वैलेंस शेल, तो फर्स्ट ग्रुप हो गया आइडेंटिफाई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, सो 15 31, प्रोटॉन्स 15, न्यूट्रॉन्स 31 माइनस 15 कितना हो गया 16। उसके बाद क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हो गई 2 8 5। अब क्या है, तीन शेल्स हैं तो थर्ड पीरियड, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 15th ग्रुप। हो गया सॉल्व। नेम द element which has two shells both of which are completely filled with electrons। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दो शेल्स के लिए स्पेस क्रिएट कर ले। सो दो शेल्स हैं और दोनों फुली फिल्ड हैं, तो दो शेल्स में पहले वाले में 2 होते हैं और दूसरे वाले में 8 होते हैं, ठीक है। सो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10, और 10 किसका होता है, नियॉन का। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 283, सो आपका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 13, 13 किसका है, एल्यूमिनियम का। Now next is a total of 3 shells with 5 electrons in its valence shell। तो आप तीन स्पेसेस क्रिएट कर लें, तीन शेल हैं, पहले में 2 है फिर 8 है, और लास्ट वाले में उसने कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट, तो कितना हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15। 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का। अगला, a total of 4 shells, so 1 2 3 4 with 2 electrons in valence shell, लास्ट वाले में 2 हैं तो पहले वाले में क्या होगा 2 8 8, ठीक है। तो आपका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 20, कैल्शियम। लास्ट, twice as many electrons in its second shell as in its first shell। तो दो आपके दो वैलेंस शेल हो गए, दो शेल्स हो गए, एक दो, पहले वाले में 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसने बोला है ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल, तो इसका मतलब सेकेंड शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर हो गया 6, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दीज आर ऑल 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे, we'll continue। all right students, so today this is it for today's session। आज के सेशन में हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कवर करे हैं। मैंने बहुत ट्राई करा है कि बहुत थॉरली आपको एक्सप्लेन करूं, बट एक दो क्वेश्चंस में आई थिंक आई फर्स्ट डायरेक्टली गिव द आंसर एंड देन आई एक्सप्लेन्ड इट, सो प्लीज बेयर विद मी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या मैम ये क्या कैसे आया आंसर, सो प्लीज
प्लीज रीच आउट करें, अपने डाउट्स को अपने पास बिठा के मत रखो, टीचर्स को ट्रांसफर कर दो, तो टाइमली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी आपके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे से डाउनलोड नहीं होते या कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल पे भी फ्रीक्वेंटली नोट्स पोस्ट होते हैं। ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है या कंसर्न है, प्लीज टीचर्स को रीच आउट करें। मैम यहाँ बैठी हैं आपकी केमिस्ट्री के सारे डाउट सॉल्व करने के लिए, और टू मेक यू बेटर इन केमिस्ट्री बाय एवरी सेशन वी टेक। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज रिमेंबर वी आर इन दिस टुगेदर, सो लेट्स टारगेट केमिस्ट्री, एंड आपके स्कोरिंग्स उसके अकॉर्डिंगली बढ़ाते जाते हैं। तो आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम आता है, चाहे स्कूल में सेमेस्टर एग्जाम्स है या स्कूल में टेस्ट है, आप ट्राई करिए कि बाय एवरी एग्जाम यू आर गेटिंग बेटर एट इट। ठीक है। अच्छे से सेशंस देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, मुझसे डाउट्स डिस्कस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है students, so we'll catch up in the next session and we'll continue further with our in-text questions. Bye bye.